हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम करंट अफेयर की वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। भारतीय सिविल सबसे पहली करंट अफेयर की वीडियो आ रही है जो यूपी पुलिस एसआई, दिल्ली पुलिस और आरआरबी ग्रुप डी तीनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। और ये मत सोचिए जो मैं बोल रहा हूँ वही, आप होमगार्ड को भी उठा लीजिएगा, उसके लिए भी है। आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी है। तो इन सब चीजों के लिए जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो हम लोग वीडियोस पढ़ रहे हैं, तो इंडिविजुअल पर्सनल उसके लिए नहीं, साथ ही साथ वो अन्य परीक्षाओं में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जो जनरल चीज है, जो मैक्सिमम कई परीक्षाओं में पूछी जाती है। मतलब मैक्सिमम हर परीक्षा में करंट अफेयर का वेटेज अच्छा होता है। तो मैं आज करंट अफेयर का वीडियो लाया हूँ और अभी हो सकता है आपको मैं वीकली पढ़ाऊं। आज करने के बाद में हर वीक एक वीडियो करंट अफेयर की आएगी। धीरे धीरे आपकी रूटीन चेंज होगा, पर डे की वीडियो आएगी, लेकिन अभी ये वीडियो डालने के बाद वीकली एक वीडियो आपके पास क्वेश्चंस की आएगी, कंटेंट की आएगी। ठीक, तो शुरू करते हैं। भारत ने हरिकेन मेलिसा के बाद जमैका और क्यूबा को राहत सामग्री भेजी। एक्चुअल में जमैका और क्यूबा में चक्रवात तूफान आया था, तो वहां काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त और नुकसान हो गया था। इसलिए भारत सरकार ने मदद की मात्रा प्रत्येक देश को 20 टन मानवतावादी राहत सामग्री दी। मतलब जिसमें खाना भी रहा, पानी की बोतल रही, बिस्किट रहे, खाना रहा, कपड़े रहे, ये सारी चीजें भिजवाई है इन देशों में जहां पे हरिकेन नामक तूफान आया था। मेलिसा में पहले भिजवाया, फिर जमैका में भिजवाया। हरिकेन मेलिसा मतलब हरिकेन मेलिसा तूफान का नाम है। जमैका और क्यूबा में भारत सरकार ने मदद पहुंचाई। उद्देश्य इसका क्या था? आपदा प्रबंधन और ग्लोबल साउथ देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, दूसरे को सहयोग करने का मतलब है कि अगर हम बुरे समय में हमारा कोई सहयोग कर दिया तो हम उसका जीवन भर आभार हमारे पर रहेगा, यानी मेरे को बुरे समय में उन्होंने मदद की। तो उसी तरह ही आपदा प्रबंधन और ग्लोबल साउथ मतलब आपदा कहीं किसी देश में आ जाए तो आप हो सके तो वो देश सहयोग करने का प्रयास हर एक देश करते हैं कि नहीं भाई इनको दिक्कत है, सहयोग किया जाए। ठीक, जनरली लाइफ में हम लोग भी देखते हैं कि हमारे दोस्त यार रिश्तेदार है, अगर अचानक कोई सी दिक्कत समस्या पड़ जाती तो हम लोग खुद ही सोचते रहे नहीं मदद कर दिया जाए। सक्षम हो तो, नहीं हो तो भाई कोई बात नहीं, शारीरिक मदद तो हम कर ही सकते हैं, जो काम धंधा हम करेंगे चल के। लेकिन है कि जैसे जो इकोनॉमिक मजबूत है तो उनको करना भी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। आईएएस संजय गर्ग बने भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक। संजय गर्ग जो आईएएस है, इन्होंने भारत मानक ब्यूरो, ठीक, इन भारत का स्टैंडर्ड सिस्टम जो है, जो हर चीज का ब्यौरा रखता है, उसके ये 1994 के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी थे। अतिरिक्त जिम्मेदारी इनके ऊपर क्या है? अंतरराष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग में भारत की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष भी हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक कमीशन है उसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मिस्टर संजय गर्ग साहब। ठीक, और भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक भी बनाए गए हैं। ठीक, अगला है फुटबॉल दिग्गज डेविड बेकम को नाइटहुड सम्मान दिया गया है। प्रदानकर्ता किंग चार्ल्स ने दिया है। इंग्लैंड की जो महारानी है उनके पति ने डेविड बेकहम को कौन सी नाइटहुड की उपाधि दी गई। अब वो आधिकारिक रूप से सर डेविड बेकहम कहलाएंगे। ठीक, डेविड बेकहम नहीं, जिनको नाइटहुड की उपाधि दी जाती है उनके नाम के आगे सर लग जाता है। ठीक, सर डेविड बेकहम। ठीक, आगे चलते हैं। ये अच्छा ये बता दूं, ये जो है ये फुटबॉल प्लेयर है, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ठीक, आगे चलते हैं। सीबीएसई ने दुबई में पहली बार आयोजित की अंतरराष्ट्रीय सहोदय स्कूल कॉन्फ्रेंस 4 से 5 नवंबर 2025 के बीच हुई है। रूटेड, इसकी थीम क्या थी? रूटेड इन विजडम राइजिंग विद विजन। रूटेड इन विजडम राइजिंग विद विजन री इमेजिंग एजुकेशन थ्रू NEP 2020 नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक, इसमें भागीदार कौन हुए? पार्टिसिपेट 1000 प्लस शिक्षाविद और स्कूल के प्रमुखों ने। 1000 से ज्यादा प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और स्कूल के प्रबंधक व महानिदेशक भी।
शामिल हुए। ठीक, यह पहली बार है जब सर्वोदय स्कूल कॉन्फ्रेंस भारत से बाहर आयोजित हुई। मतलब पहली बार है जो भारत के बाहर आयोजित हुई। कहां पे हुई? दुबई में आयोजित हुई। तो सीबीएसई की जो अंतरराष्ट्रीय सर्वोदय स्कूल कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताइएगा दुबई में। तो क्या ये पहली बार विदेश में हुई? तो हाँ, ये पहली बार विदेश में हुई, नहीं तो ये हमेशा भारत में होती थी। करेक्ट। आगे चलते, भारत यूके ने लॉन्च किया इन यूके स्टेप डैशबोर्ड। उद्देश्य 143 द्विपक्षीय विज्ञान और तकनीकी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम ने एक स्टेप डैशबोर्ड अपनाया जिसमें 143 द्विपक्षीय विज्ञान और टेक्नोलॉजी परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए। ठीक, तेलंगाना बनेगा भारत का प्रमुख एआई नवाचार केंद्र, टीएआईएच की स्थापना की घोषणा। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर जो है तेलंगाना को बनाया जाएगा और इसका लक्ष्य 2035 तक विश्व के शीर्ष 20 एआई हब में स्थान बनाना। मतलब दुनिया के जो टॉप 20 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब है जिनमें से भारत में तेलंगाना में स्टेबल किया जाएगा। तो 2035 तक भारत के तेलंगाना को भी 20 मोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर में इसकी गिनती है। ठीक, इसका नाम भारत का नाम है और भारत के तेलंगाना में इसलिए इसको स्टेबल करने का प्लान चल रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन 2025 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 11 से 12 नवंबर 2025 को आयोजित हुआ। इसका विषय क्या है? उत्पादन कितना होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक सहयोग, कि हम प्रोडक्शन भी करें, उसको उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर में करा जाए और साथ ही साथ दुनिया में इसका सहयोग भी हो, दुनिया में इसका हेल्प भी किया जाए। ठीक, भारत इजराइल रक्षा सहयोग के लिए नया एमओयू साइन। भारत और इजराइल के बीच जो रक्षा संबंधी, डिफेंस संबंधी है, एक नया एमओयू साइन किया गया है। ठीक, सहायक संधि, माफ करना, जो मतलब एक दूसरे को सहायता की जाएगी, तो एक समझौता साइन किया गया। यह 17वीं संयुक्त कार्य समूह बैठक थी। कहां हुई थी? तेल अवीव में। पहली माफ करना 17वीं संयुक्त कार्य समूह था। इसके अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह थे, भारत के रक्षा सचिव, और मेजर जनरल आमिर बराम इजराइल रक्षा मंत्रालय के थे। ये दो लोग थे और इसमें बैठ के डिफेंस से संबंधित, रक्षा से संबंधित इस पे चर्चा हुई है। ठीक, अगला, अमूल और इफ्को बने दुनिया के शीर्ष सहकारी संगठन। अमूल कंपनी भारत की है और इफ्को जो खाद्य की, अमूल जो है दूध मक्खन घी की है। ये दो कंपनियां बनी दुनिया की शीर्ष सहकारी संगठन। रैंकिंग जारी करता इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, आईसीए 2025 ने जारी किया। तो पहला स्थान अमूल को मिला और दूसरा इस इफ्को को मिला। ठीक, ये इफ्को की फर्टिलाइजर कंपनी है हमारे देश की। ठीक, आगे चलते हैं। NABFID को मिलेगा नया रूप, बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, आईडीबी। स्थापना 2021 में हुई। 100% सरकारी स्वामित्व है। मतलब जो ये बैंक है इसमें 100% गवर्नमेंट है। ठीक, मतलब ये नहीं जैसे अदर बैंक है तो अर्ध सरकारी होती है, लेकिन ये पूर्ण रूप से सरकारी है। अब इसे वैश्विक वित्तीय संस्था के रूप में पुनर्स्थापित करना है। अब इसकी ब्रांचेस, इसका जो काम है वैश्विक स्तर पे, मतलब जो अन्य देशों में हमारे देश के नागरिक रह रहे हैं वो भी इससे जुड़े और अपना अकाउंट खोला और मतलब विड्रॉल, डिपॉजिट, ये सब काम करें। तो NABFID को मतलब नया रूप, एक बैंक थी, इसको दे दिया गया, कह दिया गया आईडीबी बनेगा। ठीक, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि NABFID की जगह नया बैंक कौन बनेगी? तो आईडीबी बनेगी। ठीक है, जो 100% गवर्नमेंट। महाराष्ट्र बना भारत का प्रथम राज्य जिसने एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ साझेदारी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी से भारत के कौन सा राज्य ने आपस में समझौता किया? तो साझेदारी की, महाराष्ट्र। उद्देश्य क्या? ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा देना, इंटरनेट सेवा और अच्छा और बेहतर दिया जाए। ठीक, भारत का पहला राज्य जिसने दूरस्थ गांवों में सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी लागू की। भारत का पहला राज्य है महाराज जो कई दूर दूर के गांव है वहां तक भी इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाए और भी अच्छी, बेहतरीन, जिनकी सर्विस अच्छी हो।
ठीक, तो स्टारलिंक के साथ समझौता किया, साझेदारी की बहुत बड़ी चीज है। एलन मस्क जो है दुनिया का टॉप रिचेस्ट पर्सन है। ठीक, अगला, किरण देसाई की नई पुस्तक द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी बुकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई है। ठीक, किरण देसाई जी की ये पुस्तक है और इसका विषय क्या है? प्रेम, परिवार और सांस्कृतिक पहचान पर आधारित उपन्यास इनका ये, मतलब लव, ठीक, फैमिली एंड कल्चरल। इस किताब में इस विषय पे बात रखी गई थी। इन अपनी किताब में इन्होंने जो लिखा था लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, तो विषय क्या था इसका? थीम, मतलब जो इसमें कंटेंट है, प्रेम, परिवार और संस्कृति की पहचान। कहानी का विस्तार, भारत और अमेरिका के बीच फैली दो पीढ़ियों की भावात्मक यात्रा, मतलब भारत में कुछ दिन रहे, उसके बाद भारत में रह रहे, फिर अमेरिका में चले गए, तो वहां की दोनों जगहों की यात्रा और पीढ़ियों के बीच जो डिफरेंस है इसके बारे में बताया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। फ्रांस के 1948 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट चार्ल्स कॉस्ट का निधन, आयु 101 वर्ष। इवेंट टीम परस्यूट साइकिलिंग, लंदन ओलंपिक 1948 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, साइकिलिंग करते थे। ठीक है, और लंदन ओलंपिक 1948 में उन्होंने किया था। इसके जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पेरिस 2024 में ओलंपिक मसाल लेकर चलने वाले सबसे वृद्ध खिलाड़ी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अभी हाल ही में गोल्ड मेडलिस्ट जो थे मिस्टर चार्ल्स कॉस्ट का निधन हो गया। यह क्वेश्चन आएगा 2024 में ओलंपिक की मसाल लेकर चलने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन से थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो कौन थे? चार्ल्स कॉस्ट। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट मोस्ट। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण गुवाहाटी में आयोजित किया गया। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक, मुख्य अतिथि ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार एवं उत्तर पूर्व विकास मंत्री थे। और किस अवसर पर? भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर यह पुरस्कार दिया जाता है। भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी पर यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, और किस बेसिस पे? तो पूर्वोत्तर के विविध सांस्कृतिक संरक्षकों को सम्मान प्रदान किया जाता है। भूपेन हजारिका कहा? जो पूर्वोत्तर हमारे राज्य हैं, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे राज्य। ठीक, अगला है येशे दोरजी थोंगची, अरुणाचल प्रदेश, मतलब जो अवार्ड मिला है भूपेन हजारिका, येशे दोरजी थोंगची अरुणाचल प्रदेश के हैं, लैसराम मेमा मणिपुर के हैं, रजनी बसुमतारी असम की, एलआर सैलो मिजोरम, डॉक्टर सूर्यकांत हजारिका असम, प्रोफेसर डेविड आर सिमली मेघालय सहित 6 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। 6 हस्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, भूपेन हजारिका पुरस्कार। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा कि भूपेन हजारिका पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 5, 6, 7, 8, तो 6 लोगों को दिया गया है। नाम पूछने जाएगा तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो ये कंटेंट नोट कर लोगे तो बहुत अच्छी बात। ठीक, आगे चलते हैं। भारत ने चीन से आयात पर लगी 5 वर्ष की रोक हटाने का निर्णय लिया। चीन से जो सामान आता था इस पर रोक लग गई थी, अब इसको फाइनल कर दिया गया। पृष्ठभूमि क्या है? 2020 में सीमा तनाव के बाद आयात स्वीकृति पर रोक लगा दी थी। तो 2020 में लद्दाख में भारतीय सिपाही, भारत आर्मी के और चाइना के बीच हाथापाई हो गई थी, इससे उन्होंने चीन से कोई भी सामान लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था, मैं नहीं लूंगा। ठीक, 5 साल बाद इसको खत्म किया गया। एसबीआई ने शुरू की एसबीआई स्टार पहल, कर्मचारियों की छिपी प्रतिभाओं का सम्मान। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई पहल शुरू की है, एसबीआई स्टार। इसमें कहा जो हमारे कर्मचारियों के अंदर जो एक्स्ट्रा टैलेंट है उस पे हम काम करेंगे और उनको सम्मानित करेंगे। ठीक है, पूर्ण रूप क्या है? स्टाफ टैलेंट एक्नॉलेजमेंट एंड रिकॉग्निशन। और लाभार्थियों को 2.5 लाख 2.45 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। स्टेट बैंक में लगभग 2.5 लाख कर्मचारी हैं। उसमें जो प्रतिभावान व्यक्ति है, जो प्रतिभा जिनके अंदर एक अलग क्वालिटी है, तो उनको सम्मानित किया जाएगा। काम करने की शैली या बहुत सी चीजें हैं। देखो होता है बैंकों में क्रिकेट मैच भी होता है या अन्य प्रोग्राम भी अलॉट किए जाते हैं, होता है, और मार्केटिंग होता है। तो जो एक व्यक्ति उस काम अपने सर्विस के अलावा भी उसके अंदर कुछ अलग प्रतिभा है, तो ये पहल शुरू की गई और उस पर काम करने का ये लोग एक नई पहल शुरू की है। ओपन एआई और अमेजॉन वेब सर्विस के बीच $38 बिलियन की एआई साझेदारी हुई। उद्देश्य ओपन एआई के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और वैश्विक स्तर पर नई क्षमता विकसित करना। ओपन एआई और अमेजॉन ने
अमेजॉन वेब सर्विस ने मिलकर साझेदारी की $38 बिलियन की। और इसमें यह कहा गया है ओपन एआई और एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा और वैश्विक स्तर पे इसका काम किया जाएगा। ठीक, एक जगह नहीं, वैश्विक स्तर पे काम करना है लोगों का उद्देश्य रहता है, ये बड़ी चीज है। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान भारत में अपना पहला राजनयिक नियुक्त करेगा। बहुत दिनों बाद अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है ना, अफगानिस्तान में किसकी सरकार है? तालिबान की है। तो भारत में अपना पहला राजनयिक राजदूत एम्बेसडर नियुक्त करेगा। तालिबान शासन के बाद पहली बार ये हो रहा है। पृष्ठभूमि, अगस्त 2021 में तालिबान सत्ता में लौटे थे। अक्टूबर 2025 में अफगान कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी कि भारत यात्रा के बाद यह कदम उठाया गया। मतलब क्वेश्चन पेपर में आएगा कि हाल ही में अफगानिस्तान के वह कौन व्यक्ति थे जो भारत आए थे, भारत दौरे पे आए थे? तो मिस्टर अमीर खान मुत्ताकी, जो विदेश मंत्री हैं कहां के? अफगानिस्तान के। और जब ये आए हैं तब ये डिसीजन लिया गया कि अफगानिस्तान का भी राजदूत भारत में नियुक्त किया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। चीन ने किया थोरियम से यूरेनियम ईंधन रूपांतरण सफल, परमाणु ऊर्जा में एक नई छलांग। चीन ने क्या किया? थोरियम से यूरेनियम में कन्वर्ट करा दी, थोरियम से यूरेनियम को बदल दिया। ये एक नई पहल है, नई चीज है, नई रिसर्च है, जिससे परमाणु ऊर्जा में एक नई छलांग। टेक्नोलॉजी तकनीक क्या थी? मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर, एमएसआर, मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर का काम किया। उपलब्धि क्या है? थोरियम ईंधन से यूरेनियम बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट कि दुनिया का वह कौन सा देश है जो थोरियम से यूरेनियम बनाया? तो चीन ने बनाया। ठीक, क्या बनाया? थोरियम से यूरेनियम। विधि कौन थी? मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर। ठीक, और काम किसने किया? चीन ने किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, ये हमारे नजर में तो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आप लोग पढ़ रहे हैं तो, लेकिन मैं अपने नजर से बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, अच्छी तरीके से याद रखना। ठीक, गुरु नानक जयंती जो है 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा को मनाई गई। अवसर किस अवसर? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती है और इस पर्व का नाम गुरु पर्व कहा जाता है। तो गुरु नानक जयंती रहती तो उस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, तो गुरु पर्व के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और किस सिख धर्म के जो गुरु थे गुरु नानक जी, उनकी जयंती पर यह पर्व मनाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्यूए एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, भारत की रैंकिंग में आई गिरावट। आईआईटी दिल्ली 59 स्थान, 15 स्थान नीचे गिरा। मतलब इसके पहले जो था ये 15 स्थान, पहले लगभग 45-47 पे था। आईआईटी बॉम्बे 71वां स्थान, आईआईएससी बेंगलुरु 64वां स्थान, और फर्स्ट रैंक द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को पहली रैंक मिली है। और भारत में दिल्ली को 59वीं, आईआईटी बॉम्बे को 71वीं और आईआईएससी को 6वीं स्थान मिला है। ये जो रैंकिंग हुई है, ठीक है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अगला है एनआईएसएआर सैटेलाइट हुआ पूर्णतः ऑपरेशनल। पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार। नासा अमेरिका की और इसरो भारत की कंपनी आपस में मर्ज करके सिंथेटिक अपार्चर रडार बनाई थी। घोषणा कब हुई? 7 नवंबर 2025 को। लॉन्च कब हुआ? 30 जुलाई 2025 को जीएसएलवी रॉकेट श्रीहरिकोटा से। ठीक, विशेषता क्या है? विश्व का यह पहला डुअल बैंड रडार सैटेलाइट है। एल बैंड नासा, एस बैंड इसरो। एल जो बैंड है वो किसका? नासा का है। एस किसका है? इसरो का है। हर 12 दिन में पृथ्वी के डेटा और अपडेट करेगा। हर 12 दिन पे पृथ्वी के डेटा को अपडेट करेगा। इसका उपयोग कृषि, पर्यावरण व जलवायु की निगरानी, एग्रीकल्चर, जैसे जो सैटेलाइट घूमता रहेगा तो एग्रीकल्चर की पोजीशन बताएगा, पर्यावरण और जलवायु। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया काम है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज है ये। ठीक, 30 जुलाई को लॉन्च किया गया, भेजा गया, और घोषणा तिथि 7 नवंबर को। 7 नवंबर को बताया गया कि जो सैटेलाइट पूर्णतः ऑपरेशनल, मतलब काम चल रहा है। देखो, जाना फिर काम करते रहना ये कंपलसरी नहीं, कम कर रहा कि नहीं कर रखा हो, बीच में ध्वस्त हो जाए, टूट जाए या जो भी डैमेजिंग हो जाए, तो 7 नवंबर को उन्होंने घोषणा की कि नहीं, ऑपरेशनल काम हमारा चल रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत ने जारी की अपनी पहली एआई गवर्नेंस गाइडलाइन। जारी करता इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। मुख्य सिद्धांत है एआई के सूत्र: भरोसेमंद एआई, मानव केंद्रित दृष्टिकोण, नवाचार पर बल, न्याय व समानता,
उत्तरदायित्व, समझने योग्य डिजाइन, सुरक्षा व स्थायित्व। ठीक, ये इनके सूत्र हैं। तो भारत ने पहली जारी की एआई गवर्नेंस गाइडलाइन। पेपर है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, जानना पड़ेगा ही क्या क्या चीजें हैं। ठीक, भारतीय नौसेना ने सर्वे वेसल इक्सैक की कमीशन किया, एसवीएल इक्सैक को कमीशन किया भारतीय नौसेना ने 6 नवंबर 2025 को। स्थान नेवल बेस कोच्चि, निर्माता गार्डन शिप बिल्डर्स कोलकाता, स्वदेशी सामग्री 80% लगभग लगा। यह सर्वे वेसल श्रृंखला का तीसरा और दक्षिण नौसेना कमान में तैनात पहला जहाज है। एसवीएल इक्सैक जो है यह ऐसा पहला जहाज है नौसेना में, और जो लार्ज क्लास है, और इसमें 80% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया। भारत में उपलब्ध जो प्रोडक्ट थे उसी से ही बनाया गया है, विदेशी सामान कम लगाए गए हैं। ठीक है, और दक्षिणी नौसेना कमान का तैनात पहला, दक्षिणी नौसेना कमान में पहला तैनात हुआ ये जहाज। ठीक, आगे चलते हैं। भारत मूल की गजाला हाशमी बनी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहली मुस्लिम और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर, डेमोक्रेटिक पार्टी से निर्वाचित। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत मूल की गजाला हाशमी बनी वर्जीनिया, यूएसए का शहर है वर्जीनिया, वहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, जो पहली मुस्लिम है और साथ ही साथ दक्षिण एशिया अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर डेमोक्रेटिक पार्टी से निर्वाचित हुई है। ठीक, पहली मुस्लिम है। इससे फैक्ट जो है, इसी तरह क्वेश्चन से फैक्ट निकाल के पढ़ा जाता है, जिससे हम कहीं फंसे ना, क्वेश्चन गलत ना हो। डायरेक्टली क्वेश्चन और आंसर ये तो कॉमन चीज है, लेकिन जो कंटेंट पढ़ रहा है उसमें जो जो चीजें हैं कि हाल ही में वर्जीनिया की कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी, तो आप फटाक से बताइए गजाला हाशमी बनी। ये पहली मुस्लिम थी और दक्षिण एशिया की पहली लेफ्टिनेंट गवर्नर भी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनी गई है। ठीक, गूगल का नया प्रोजेक्ट सनकैचर गूगल ने नया प्रोजेक्ट जारी किया। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा से संचालित सैटेलाइट के जरिए ऑर्बिट में एआई डाटा सेंटर बनाना। गूगल ने नया प्रोजेक्ट सनकैचर शुरू किया और सौर ऊर्जा से संचालित, सोलर सिस्टम से जो संचालित सैटेलाइट है, बस जो सैटेलाइट चलते हैं सूर्य से तो एनर्जी लेते हैं, उससे लेकर ऑर्बिट में एआई डाटा सेंटर बनाना। जो ऑर्बिट से जहां चलता है उसमें एआई डेटा सेंटर बनाना, या अंतरिक्ष में डेटा प्रोसेसिंग का नया युग शुरू करेगा। अंतरिक्ष में, इंडिया पृथ्वी पर नहीं, अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट घूमता रहता है ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में, वहां पे एआई सेंटर स्टेबल करना। ठीक, सरकारी बैंकों को Q2 तिमाही लाभ 49,456 करोड़ रुपया हुआ है, वृद्धि 9 साल दर साल 9%। ठीक, एसबीआई का योगदान कुल लाभ का 40% स्टेट बैंक से हुआ और 58% इंडियन ओवरसीज बैंक से हुआ, आईओबी से। ठीक, सर्वाधिक किससे हुआ? आईओबी से 58%। ठीक, आगे चलते हैं। भारत बना स्वच्छ औद्योगिक परियोजना की पाइपलाइन में तीसरा सबसे बड़ा देश। चीन और अमेरिका सबसे आगे है। चीन, अमेरिका, देन आपका भारत। कुल परियोजना 65 है, केवल 6 एफआईडी स्तर पर पहुंची हैं। मुख्य सेंटर रसायन उद्योग, जिसमें 80% हिस्सेदारी भारत की है केमिकल सेक्टर में। ठीक, फीफा ने घोषित किया नया फीफा पीस प्राइज, पहली बार प्रदान किया जाएगा। 5 दिसंबर 2025 को प्रदान किया गया वाशिंगटन डीसी में। उद्देश्य फुटबॉल के माध्यम से शांति व एकता को बढ़ावा देने वालों को सम्मानित किया जाएगा, कि फुटबॉल के माध्यम से शांति और एकता को बढ़ाया जाए। इस पुरस्कार की थीम है फुटबॉल यूनाइट द वर्ल्ड, फुटबॉल यूनाइट द वर्ल्ड, ये थीम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आता है, आएगा, मतलब करंट अफेयर क्वेश्चन है ये। ठीक, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को मिला वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया। कारण 180 देशों में शांति और मानवीय संवाद को प्रोत्साहित करने का कार्य इन्होंने किया। 180 देशों में इन्होंने मानवीय संवाद, नहीं, लोगों से बातचीत की, और साथ ही साथ क्या कहा, संवाद को प्रोत्साहित, मतलब कि लोगों के साथ बैठ के बात करना, उनको एक अच्छे विचार देना, अच्छी बातें बताना। इसलिए इनको वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया श्री श्री रविशंकर जी को। ठीक, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, वैश्विक स्तर पे भारत का व्यक्ति है, तो ये जरूरी है कि आप इसको जरूर देखें, लिखें। ठीक, आगे चलते हैं। नेपाल का ऐतिहासिक कार्तिक नाच फेस्टिवल संपन्न हुआ पाटन दरबार स्क्वायर ललितपुर में। अवधि 10 दिन तक, कार्तिक पूर्णिमा तक।
10 दिन, मतलब कार्तिक पूर्णिमा जैसे 5 तारीख को हुई थी तो 25 तारीख से ये शुरू हो गया था कार्तिक पूर्णिमा तक। यह दक्षिण एशिया का सबसे पुरानी जीवित नृत्य नाटक परंपराओं में से एक है। साउथ एशिया, मतलब सोच लो कितनी बड़ी बात, साउथ एशिया की सबसे पुरानी जीवित नृत्य नाट्य परंपरा है कार्तिक नाच फेस्टिवल। ठीक। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नाजीर को मिला डॉक्टर ऑफ लॉ ऑनरेरी अवार्ड। विश्वविद्यालय कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी, 7वें दीक्षांत समारोह हुआ था धारवाड़ में। ठीक। कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी जो है धारवाड़ में 7वां दीक्षांत समारोह हुआ, तो वहां पे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल मिस्टर एस अब्दुल नजीर को डॉक्टर ऑफ लॉ का अवार्ड दिया गया है। ठीक। भारत के शीर्ष 1% अमीर की संपत्ति हिस्सेदारी में 62% है और वृद्धि 2000 से 2023 के बीच। ठीक। मतलब 1% अमीरों की संपत्ति में कितना बढ़ी है? 62%, 2000 से 2023 के बीच। भारत के सबसे अमीर 1% लोगों की संपत्ति वर्ष 2000 से 2023 के बीच 62% तक बढ़ी है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2000 से 2024 के बीच सृजित नई संपत्ति का 41% हिस्सा दुनिया के शीर्ष 1% अमीर लोगों के पास चला गया। देखो, भारत के जितने अमीर हैं, 1% अमीर हैं जिनके पास संपत्ति का 62% हिस्सा है, मतलब 23 साल के अंतराल पे। भारत सबसे अमीर 1% जो लोग हैं उनके पास 62% रकम है। रिपोर्ट यह बताती है कि 2000 से 2024 सर्जित नई संपत्ति का 41, जो नई संपत्ति आई उसका 41% दुनिया के शीर्ष 1% अमीर लोगों के पास चला गया। दुनिया के जो शीर्ष अमीर हैं, वॉरेन बफेट हैं, बिल गेट्स हैं, एलन मस्क हैं, उनके पास 41% है। मतलब जो नई संपत्ति उसका 41% उनके पास है। सोचने की बात है कितना रुपया और क्या क्या पोजीशन क्रिएट हो रही है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सी चीजें हैं जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। ठीक। पारादीप फास्फेट ने राहुल द्रविड़ को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। पारादीप फास्फेट क्या है? एक खाद है, मतलब कि जो एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती है। उद्देश्य सतत खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग का प्रचार। राहुल द्रविड़ को बनाया गया है पारादीप फास्फेट। इसका काम है जो खेती में ये हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो संतुलित उर्वरक का उपयोग, जरूरी नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन इतना डालें जिससे जो कीट पतंगे या जो भी चीज है वो न लगे ज्यादा। ठीक। फार्मर एम्पावरमेंट कैंपेन के तहत राष्ट्रीय अभियान चलाया गया। फार्मर एम्पावरमेंट कैंपेन के तहत यह अभियान चलाया गया। ठीक। आगे चलते हैं। वंदे मातरम के गीत के 150 वर्ष पूर्ण हुए। रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे। रचना कब हुई? 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन हुई। 2025 कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया कि वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष हुए और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा था। ठीक। और यह इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ। ठीक। तो आज हम लोग टॉप 35 करंट अफेयर की वीडियो लाए थे जो आरआरबी ग्रुप डी दिल्ली पुलिस के लिए थी। ठीक। इसी तरह मैं आपको आगे हो सकता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कराऊं या इसी तरह डिटेल बढ़ाऊंगा जो आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट व महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक। तो अभी मैं वीकली करंट अफेयर लाऊंगा, हर सप्ताह एक करंट अफेयर की वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस अच्छी चीजें बताई जाएंगी। ठीक दोस्तों, तो मैं आज यहीं से विदा लेता हूं आप लोगों से। धन्यवाद, नमस्कार, ऑल द बेस्ट आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए। जय हिंद, जय भारत।